यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर ने रदरफोर्ड के बाद अपना मॉडल दिया था और इसने कुछ बातें ऐसी थी जो रदरफोर्ड से होते हुए इसके मॉडल तक आते हुए आके क्या हो गई थी, सॉल्व हो गई थी। मींस कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे, कुछ डाउट्स ऐसे थे जिनको इसने क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। तो पोस्टुलेट हम इसके पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इसका यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। बेटा देखो, रदरफोर्ड का जब मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या बताया था हमें, रदरफोर्ड ने हमें ये बताया था कि यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता हुआ अपनी एनर्जी को लूज करते हुए कहां जाके कोलैप्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कि रदरफोर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के सराउंडेड घूमता रहेगा, इट लूज इट्स एनर्जी, इट लॉस इट्स एनर्जी। लेकिन बोहर ने इस बात को नकार दिया, बोहर ने मना किया। बोहर ने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट लूज until it is surrounded, it is rotate in a particular orbit। मीन्स इलेक्ट्रॉन तब तक अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा जब तक वो अपने ऑर्बिट के अंदर क्या है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब यहां अपना पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक इस पाथ पे रहेगा, इसी पाथ पे रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन तब तक अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज नहीं करेगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया, यहां आपका ये इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन और ये ऑर्बिट हो गया इसका। इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज और गेन कब करेगा, जब हम एटम को कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, देन इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और इसी पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट को बोहर ने सॉल्व किया, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात थी, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइंस आ रही थी, उनके बारे में भी बात की। सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, जो सेकंड इसका यूज था वो था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा गया, या आपने कोई हाइड्रोजन लैंप लिया या हाइड्रोजन का सैंपल लिया और इसके सामने यहाँ प्रिज्म रखा और यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट रखी, तो होता क्या था कि यहाँ से जब लाइट यहाँ जाती थी प्रिज्म पे, तो ये कुछ कलर्स में डिवाइड हो जाती थी इस तरीके से। यहाँ हमें कुछ कलर्स नजर आते थे, डिफरेंट वेवलेंथ के, डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के। लेकिन इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था बोहर मॉडल से पहले। लेकिन बोहर ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि ये रेडिएशन किस वजह से आ रही है, मींस हाइड्रोजन इस तरीके की रेडिएशंस क्यों इंपार्ट कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, बोहर ने दिया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे it means Bohr model of atom, it explain the line, ये जो लाइन था, लाइन स्पेक्ट्रम, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो बेटा, यहां आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इसके सराउंड में ये उसका एक ऑर्बिट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस वन इज n इज इक्वल टू 2 एंड दिस वन इज n इज इक्वल टू 3। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो जब आप इस एटम को कोई एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपना एनर्जी लेवल चेंज करके कहां से कहां जा सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल E1 में बोल दूं, इसको मैं E2 बोल दूं, इसको क्या बोल दूं मैं E3 बोल दूं। मींस इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से E2 में जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से E1 से कहां जा सकता है, E3 में जा सकता है।
मीन्स जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो यहां मैं लिखूंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और कहां से कहां जा रहा है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये और ये कौन सी स्टेट है इसकी, एक्साइटेड स्टेट है। मीन्स हायर एनर्जी लेवल उसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट, और जो लोअर एनर्जी लेवल, जो उसका सबसे लोअर एनर्जी लेवल है, उसको क्या बोलूंगा मैं, उसकी ग्राउंड स्टेट। और ये ऑर्बिट आपके n इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की लाइफ एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहती, मीन्स इलेक्ट्रॉन वापस भी आता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, मीन्स अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, सो इट कैन जंप फ्रॉम E3 टू E2, या फिर डायरेक्ट E3 से कहां आ सकता है, E1 में आ सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से, इस एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा कहां, अपनी ग्राउंड स्टेट में, देन इट विल एमिट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एमिट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और रेडिएशन को हम लोग शो करते आ रहे हैं एच न्यू से, मीन्स एच न्यू, एच मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो बोहर ने इस कॉन्सेप्ट के लिए एक डेरिवेशन दिया, मींस ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करें, यहां से वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करें, ये जो रेडिएशन इंपार्ट हो रही है, ये जो रेडिएशन इंपार्ट हो रही है, इसका वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करें, या फिर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करें। और जो यहां आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट था। ये जो रेडिएशन हमें नजर आ रही थी, ये वो रेडिएशन थी जिनको इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जाते हुए क्या कर रहा था, एमिट कर रहा था। उन रेडिएशन को हम इस फोटोग्राफिक प्लेट पे देख पा रहे थे, लेकिन उस वक्त इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। लाइन स्पेक्ट्रम इसको बोला गया था, लाइन स्पेक्ट्रम का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन बोहर ने इन लाइंस को क्या किया, एक्सप्लेन किया कि ये लाइंस क्यों आती हैं। तो उसने बताया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स बैक फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू क्या, ग्राउंड स्टेट, तब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, जो वो एब्जॉर्ब करके लेके गया था इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको हम एच न्यू कहते हैं। तो इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दी बोहर ने, तो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा कि द emission of energy, the emission of energy by electron depend upon the excited level to ground level। मीन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी एक्साइटेड स्टेट से कितनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एमिशन ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन मान लो E2 से E1 में वापस आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि डेल E, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, इन द फॉर्म ऑफ किस में आएगी एनर्जी, रेडिएशन की टर्म में। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि वी नो दैट एच न्यू, या न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाय लैम्बडा। तो हम यहां पुट करेंगे एच न्यू, एच इंटू सी बाई लैम्बडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहां से आप लोग लैम्बडा की वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा एच सी बाई E2 माइनस E1। तो यहां से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। यहां जाके आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, यहां आके आप लैम्बडा फाइंड आउट कर सकते हो, यहां आके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो, जो एनर्जी एमिट हो रही है। इसको मैं और थोड़ा सा डिड्यूस करके लिख दूं तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन में कितना, डेल ई, एंड डेल ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। मतलब डेल ई जितना ज्यादा होगा लैम्बडा उतना ही क्या होगा, कम होगा, वेवलेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द आपका जो C क्या है, आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है। C क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो कॉन्सेप्ट पहले पता नहीं था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो वो लाइंस इस वजह से आ रही थी कि जब एनर्जी डिफरेंस मींस E2 से E1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इन द फॉर्म ऑफ वो रेडिएशन एनर्जी का इंपार्ट करता है, और फिर उस रेडिएशन की हेल्प से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, लैम्बडा निकाल सकते हैं और डेल ई निकाल सकते हैं। तो दिस वाज द सेकंड यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। नाउ द थर्ड यूजफुलनेस इज व्हाट, कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब थर्ड यूजफुल कॉन्सेप्ट की जब मैं बात करता हूं बोहर के, तो वो आ जाता है कि इट हेल्प टू फाइंड आउट, इट हेल्प्स टू find out the radius energy
वेलोसिटी जो हम निकाल चुके हैं ऑफ एन ऑर्बिट, मींस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उस ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं। उसका हम रेडियस इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन इज व्हाट, या यूजफुलनेस इज व्हाट, कि बोहर मॉडल was able to deduce the Rydberg formula of spectrum देखो एक साइंटिस्ट था रेबर्ग, उसने एक इक्वेशन लिख के दी थी कि न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर for hydrogen atom. This equation is for hydrogen atom, and if we write this equation for hydrogen like atom, then this will be nu bar is equal to 1/n1 square माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू कितना z स्क्वायर। ये इक्वेशन किसने दी थी? रेबर्ग की इक्वेशन थी ये। लेकिन इस इक्वेशन के बारे में बोहर से पहले नहीं पता था कि ये इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज पुट की गई है, जो RH का वैल्यू है या जो यहाँ जो RH की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। इफ वी कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये यहाँ इसकी वैल्यू है RH की। लेकिन इस वैल्यू को सॉल्व करके कैसे लाए, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? बोहर मॉडल ऑफ एन एटम की हेल्प से। कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है कि वी नो दैट कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो आपकी होती है कितनी 2 पाई स्क्वायर m e⁻⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहां से मैं लिख दूंगा कि जो न्यू बार इज इक्वल टू आ जाएगा वो हो जाएगा आपका, या मैं यहां से इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस RH इंटू 1/n स्क्वायर। मीन्स आप सारी वैल्यूज को केवल इस n स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को जब सॉल्व करोगे तो वो आप लोग कितना लिख सकते हो, RH की वैल्यू उसको आप बोल सकते हो। RH की वैल्यू यहाँ कितनी रहेगी 21.8। अभी एक बात समझना ध्यान से, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में फर्क है। यहाँ जो हम RH की वैल्यू लिख रहे हैं वो इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं, लेकिन इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। मीन्स मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू का डेरिवेशन, ये वैल्यू सॉल्व होके कैसे आई, यहाँ RH की वैल्यू इतनी कैसे आई, इसको बोहर की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको यहां लिख सकते हैं हम कि E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e⁻⁴ n स्क्वायर h स्क्वायर। ये किसी ऑर्बिट की वैल्यू है, हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की बात हो रही है ये। तो यहां से लिखा जा सकता है कि माइनस RH, इसको मैं बोल देता हूं अभी के लिए RH अपॉन इंटू में 1/n स्क्वायर। तो यहां के बाद इस RH की वैल्यू क्या होगी, RH इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻ कितना -19। ये वैल्यू हमने इसकी यहां पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू, मींस अगर इलेक्ट्रॉन, पहले हम लिखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 एनर्जी या n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, तो यहां एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू, इसको मैं कितना लिख लूंगा -RH। सेम वही कॉन्सेप्ट जैसे मैं एनर्जी की बात करता था कि डेल E इज इक्वल टू E2 - E1 -RH इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस फिर से -RH इंटू 1/n1 स्क्वायर। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि ये मेरा -RH हो गया, मींस मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, -RH 1/n2 स्क्वायर जिससे जंप कर रहा है, माइनस ये माइनस किसका है, जो मेरा दूसरा एनर्जी लेवल है n1 है उसके लिए 1/n1 स्क्वायर। अब यहां से क्या सॉल्व कर सकता हूं मैं कि E इज इक्वल टू RH को मैंने कॉमन ले लिया इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मींस धीरे धीरे आप उस इक्वेशन तक पहुंचते चले जाओगे। तो ये मैंने एनर्जी की टर्म में इक्वेशन लिख ली कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गई मेरी RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहां से मैं अगर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जब मैं बात करता हूं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सामने, न्यू हो जाएगा डेल ई अपॉन कितना एच, क्योंकि यहां हमने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले कि एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 मीन्स डेल ई। मैं यहां लिख लेता हूं, यहां से जब मैं न्यू को सॉल्व करूंगा तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ई बाई कितना एच, तो वही मैंने यहां लिख दिया न्यू इज इक्वल टू डेल ई बाई एच इज इक्वल टू इन टू आर एच की वैल्यू मैंने अब ये ले ली कि डेल ई अपॉन में कितना एच ले लिया मैंने। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके सामने हो जाएगा कि 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस कितना 1 बाई n2 स्क्वायर, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे, डेल ई की वैल्यू कितनी आई है हमारे सामने, ये रही 21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना माइनस 19, दिस इक्वल टू ई हम लोग बोल रहे हैं, एनर्जी के इक्वल हम इसको बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना माइनस 19 अपॉन कितना एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना माइनस 34 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ के बाद इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आपका आ जाता है 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यहाँ ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब मैं अगर इसको न्यू बार की फॉर्म में लिखूं, मींस मैं वेव नंबर की फॉर्म में लिखूं, फ्रीक्वेंसी के बाद मैं वेव नंबर की फॉर्म में लिखता हूं, तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय कितना हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, या वेव नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो इसको जब आप लोग यहाँ न्यू की वैल्यू रखो 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना 10, और यहाँ आपका आ जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 10 रेज़ टू पावर 8 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके सामने आएगा 1.097 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना 7 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो हेयर इट कम्स द वैल्यू ऑफ न्यू बार, कि हम लोग इस वैल्यू को इस एनर्जी लेवल से सॉल्व करते हुए इस रेबर कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दीज आर द 4 यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। फर्स्ट वाज द एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो था, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन किया, तीसरा रेडियस एनर्जी और हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो रेबर कांस्टेंट का फॉर्मूला था उसे भी हम लोग यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तब तक आप इसे रिवाइज करो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।